Hello everyone, how are you all? So it's been a long time, but however, I'm back. I was busy with something, and now we will be starting our new topic that is dealing with REST ST. So this is a proposition based question. As you can see, it has come in Punjab Judiciary. However, such proposition based questions are very much capable of coming in Delhi Judiciary as well. So we need to know everything. So in this question itself, we'll deal the entire law that is related to REST ST. सो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं अपने ही वर्ड्स में समझा दूंगी. सो लेट अस सी. सो सबसे पहले जब भी आपको एक प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको एक चार्ट बना लेना है साथ में ही क्वेश्चन शीट में, क्वेश्चन पेपर में, या फिर जहाँ भी आपको रफ शीट मिल रही है वहाँ पे आपको एक साइड पे चार्ट बना देना है. तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन ये बोलता है कि जो एन है और एस है, इन दोनों में आपस में कुछ लड़ाई हुई और ये उसका नेफ्यू था, तो इस नेफ्यू ने इस पे पिस्टल फायर कर दी. तो दिस पर्सन ऑब्वियसली ही रेज्ड अलार्म, उसने चिल्लाया वगैरह. तो वहाँ पे PW1 और PW2 जो कि विटनेसेस हैं वो पहुँचे और उन्होंने उसको बचाया और उसको हॉस्पिटल वगैरह भेजा. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसको पुलिस स्टेशन वगैरह में FIR हुई. तो वहाँ पे जो PW1 है उसने उसकी पूरी जो भी उसने स्टेटमेंट्स वहाँ पे सुनी थी या कुछ भी था उसने बताया. और जो PW2 है उसने उसको बताया कि एस ने उसको ऐसे शूट किया है. ठीक है, तो इसने उसकी बात कन्वे करी है. तो ट्रायल कोर्ट जो था उसने उसको, जो एस था नेफ्यू था, उसको ट्राई किया अंडर 307 IPC, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर. एंड उसके बाद जो हाई कोर्ट में अपील गई तो वहाँ पे भी डिसमिस हो गया मामला. तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्ली ली गई है कि जो PW2 है ना, उसकी स्टेटमेंट को हम रेस्ट जस्टिन नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसने उससे एन से सुनकर बात बताई है. तो ये क्या रेस्ट जस्टिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है इन दिस प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द केसेस. ठीक है, तो आपको बहुत सारे केसेस बताने हैं, उसी के बेसिस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि एपेक्स कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है इन सच सिनेरियोज. तो सिमिलर सिचुएशंस आप बताकर फिर आप बताओगे कि क्या होना चाहिए. ये जो चार्ट है ये आपको क्वेश्चन में नहीं बनाना है, ये आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है. ये मैंने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है क्योंकि इससे ईजी हो जाता है, आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है. ठीक है, सो लेट अस सी. सो सबसे पहले तो आप बता दोगे कि सेक्शन 6 जो कि अब सेक्शन 4 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है वो बोलता क्या है. तो उसका पूरा स्टेटमेंट बताओगे. ठीक है, जो मेन कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर दोगे. आपको पता ही है जो सेक्शन 6 बोलता है, जो कि अब सेक्शन 4 ऑफ BSA है. तो उसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन है ना, वो बताता है कि ऑफ रेस्ट जस्टी का प्रिंसिपल लेट डाउन है. ठीक है, और रेस्ट जस्टी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है कि उसका मतलब हम लेते हैं कि द थिंग्स डन. ठीक है, जो भी रेस्ट जस्टे है कि उस ट्रांजैक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें करी गई, क्या एक्ट्स करे गए, क्या वर्ड्स बोले गए, जो भी एक्शंस अकम्पनिंग द वर्ड्स, जो भी कुछ हुआ, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड विल कॉम्प्राइज रेस्ट जस्टिंग. ठीक है, तो जो एक फिप्सन है उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दी है ट्रांजैक्शन की. उन्होंने भी वही बताया है कि जो फिजिकल एक्ट्स हैं या फिर कुछ और एक्ट्स हो सकते हैं, जो सीरीज ऑफ कनेक्टेड एक्ट्स हैं, उसको अगर वर्ड्स के साथ कंपनी कर किया जाए तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. ऑल राइट, उसके बाद हम जाएंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ सेक्शन 6. उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है कि हमारा जो सेक्शन 6 है वो बताता क्या है. तो हमारे सेक्शन 6 में दो टाइप्स के ट्रांजैक्शन दिए गए हैं. एक तो हो गया स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, और दूसरा हो गया कि जर्नल ट्रांजैक्शन. तो ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और जनरल ट्रांजैक्शन ये उसी की टर्मिनोलॉजी से ही हमें पता चलता है. जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है वो सेम टाइम और सेम प्लेस पे जो हो रहा है, जो एक्ट्स हो रहे हैं, जो एक्शंस कंपनी किए जा रहे हैं, वो उससे डील करता है. हाउएवर जो जर्नल ट्रांजैक्शन होगा ना, वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकता है कि एक एक्ट कहीं और हुआ और दूसरा एक्ट कहीं और प्लेस पे हुआ और डिफरेंट टाइम जोन में हुआ, बट वो इतने कनेक्टेड है एक ट्रांजैक्शन से कि वो एक के साथ एक आगे चलते जा रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूइंग एक्ट्स हैं. तो उसको हम पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ले सकते हैं. तो सेक्शन 6 covers both a specific transaction and a general transaction.
ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उनका स्टैंड क्या रहता है। तो उनका एक ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जिनमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि ये प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो उसका है जी विजयवर्धन राव एंड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसमें बताया गया है कि जो सेक्शन 6 है ना, उसमें रेस जस्टिस का प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि एक इंग्लिश लॉ का प्रिंसिपल है। बट इसमें जो इसका एसेंस ये है कि जो फैक्ट है, फैक्ट इन इशू है, वो इस तरह से कनेक्टेड है, चाहे वो पार्ट नहीं था, वो चाहे वो इशू में नहीं था, ठीक है, बट वो इस तरह से कनेक्ट हो गया है, इस तरह से वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया है कि नाउ वो एडमिसिबल है एंड रेलिवेंट है वाया सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो उसमें जो दो कीवर्ड्स है ना, उसमें स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए और इमीडिएटली होनी चाहिए कि एकदम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें कोई चांस ही नहीं है कि कोई इंसान उसमें कुछ फैब्रिकेट कर सकता है, कुछ भी उसमें हेर फेर या फिर कुछ ऐसा फैब्रिकेशन होने का चांस नहीं है। तो वो स्टेटमेंट पार्ट रहेगी हमारी रेस जेस्टी की। अदरवाइज दैट स्टेटमेंट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेस जेस्टी एंड thereby it will not be admissible or relevant under section 6 of Indian Evidence Act और section 4 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो ये जो है, पहले हम इसकी हिस्ट्री बता देंगे थोड़ा। तो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन आंसरिंग अदर क्वेश्चंस एज वेल, जर्नल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें अगर आपको देखना है कि अगर प्रोपोजिशन कितने मार्क्स की है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर बड़ा छोटा करना है। अगर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स की है तो ऑब्वियसली यू विल राइट मोर, ठीक है। इसीलिए मैंने ये पूरा ही एक प्रॉपर आंसर लिखा है। इसको आप कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी सिनॉप्सिस बना सकते हैं और साथ साथ में छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या हुई कि ये जो सेक्शन 6 है और सेक्शन 4 है बीएसए का, वो एक्सेप्शन है हमारे जर्नल रूल ऑफ हियरसे एविडेंस का। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि हियरसे एविडेंस अलाउड नहीं होता है, हियरसे एविडेंस हम रेलिवेंट नहीं कर सकते हैं। हाउएवर ये जो हियरसे एविडेंस है, इसको रेलिवेंट किया गया है वाया दिस सेक्शन। क्यों किया गया है? क्योंकि अगर दिस इज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, अगर कोई भी एविडेंस नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि अक्यूज्ड को हम सेट फ्री कर दे, तो दैट वुड बी नॉट अमाउंटिंग टू नेचुरल जस्टिस। तो हमें कोई भी इंसान को ऐसे फ्री नहीं छोड़ना है, कोई भी अक्यूज्ड को, और कोई इनोसेंट को ऐसे सफ़र करने के लिए नहीं छोड़ना है। इसीलिए ये सेक्शन बना है कि जब भी ज़रूरत हो, एज अ लास्ट रिसॉर्ट इस सेक्शन को देखा जाए कि अब कोई भी एविडेंस नहीं है जिसको हम रेलिवेंट कर सकते हैं या जिसके बेसिस पे हम कन्विक्शन वगैरह कर सकते हैं, तो हम इस सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो केस लॉ है आर वर्सेस फॉस्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक कार ने दूसरे एक इंसान को ऐसे हिट कर दिया था, ठीक है, और वो इंसान ऐसे गिर गया था बीच रास्ते में। तो दूसरा इंसान एकदम से उसी टाइम पे उसके पास आया और उसने जो इंसान गिरा हुआ था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने बताया कि दिस वाज द कार, उसने मेरे को ऐसे हिट किया है। तो दिस स्टेटमेंट जो कि उस विटनेस ने ली थी उस इंसान से जो हिट हुआ था, वो रेस जेस्टे का पार्ट थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस एंड सो कंटेम्परेनियस दैट इट वॉज नॉट ईजी टू कॉन्कॉप, कि उस टाइम पे इतना सोचा ही नहीं जा सकता था कि मैं किसी और इंसान का गलत नाम ले रहा हूँ या कुछ ऐसा कुछ फैब्रिकेट कर रहा हूँ। कुछ चांस ही नहीं था, क्योंकि इमीडिएटली वो गिरा और इमीडिएटली वो इंसान आके उससे पूछ रहा है। एकदम से अगर आपको कुछ हिट करता है तो आप कोई ना कोई जो जो भी बोलते हो, एकदम से आपका दिमाग इतना नहीं सोच पाता है, ठीक है। जिस भी आप स्टेट में होते हो, मेंटल स्टेट में, तो एकदम से आपने बोल दिया उस इंसान को, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ रेस जेस्टी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस लॉ था जो कि डील कर रहा था दैट सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी एन एक्सेप्शन टू द जर्नल रूल ऑफ हियरसे। तो ये फाउंडेशन ले करता है हमारे इस प्रिंसिपल की, लैटिन जो मैक्सिम है रेस जेस्टी का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि है आर वर्सेस बेटिंगफील्ड। तो ये जो केस लॉ था ना, इसने पूरा ऐसे अजीब सा जजमेंट दे दिया जस्टिस कॉकबर्न ने। तो इसमें हमारा बहुत ही नैरो सा व्यू लिया गया था। क्यों लिया गया था? इसमें क्या हुआ था कि एक इंसान था जो उसका नाम हैरी था, उसने एक लड़की का
थ्रॉट स्लिट कर दिया था, उससे वो लड़की ऐसे कमरे से बाहर आई और उसने विटनेस को ऐसे बताया कि हैरी ने मेरे को मार दिया है। उस टाइम पे वो शायद हंस रही थी। तो ये जो जस्टिस कॉकबर्न थे उन्होंने बोला कि उस लड़की का उस कमरे से बाहर आना इतने इंटरवल में वो सोच सकती थी कि मैं किसी का नाम लूं, मतलब किसी का नाम मैं सोच सकती हूँ जिस पे मैं अपने मर्डर का चार्ज लगाना चाहती हूँ। तो जस्टिस कॉकबर्न ने ये ना ही डाइंग डेक्लेरेशन कंसिडर किया था और ना ही ये रेस जस्टे का पार्ट बनाया था। तो ये बहुत ही एक नैरो व्यू लिया गया था कि जस्टिस कॉकबर्न ने कहा कि इतने टाइम में वो फैब्रिकेशन का चांस है तो इसको हम रेस जस्टे अलाउ नहीं करेंगे। और उन्होंने बोला कि जो स्टेटमेंट्स आफ्टर द एक्ट दी जाती है कि एक्ट हो गया है, उसका थ्रोट स्लिट हो गया है, दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेस जस्टे। तो उन्होंने कंप्लीटली ओवरऑल ही कर दिया था पूरे प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ रेस जस्टे को। तो ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद हमारा आया रटन वर्सेस आर। जो ये रटन वर्सेस आर का जजमेंट है ना, ये इसने ओवररूल किया इस जजमेंट को, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड को। इसमें ये हुआ था कि उस औरत ने जिसकी डेथ हो गई थी, उसने अपनी डेथ से पहले कॉल किया था और जो हेल्पलाइन नंबर था उसमें से उन्होंने बोला कि मुझे पुलिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके बाद उसने हंग अप कर दिया था। तो ये जो फैक्ट है, द फैक्ट कि उसने पुलिस को कॉल किया एंड नॉट फॉर द एम्बुलेंस, तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि शी वॉज बींग मर्डर्ड। तो इसलिए जो अक्यूज था उसको मर्डर के चार्ज में लिया गया, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस। तो इसने ओवर रूल कर दिया था हमारा जो आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का जजमेंट था कि स्टेटमेंट्स आफ्टर द एक्ट नहीं कंसिडर की जाएंगी रेस जस्टिस। ऐसा नहीं है। अब हम रेस जस्टिस जो भी स्टेटमेंट्स होंगी आफ्टर द एक्ट इटसेल्फ, दे विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। हाउएवर they should be so contemporaneous, they should be so immediate एंड स्पॉन्टेनियस कि उसमें कोई भी कॉन्कॉक्शन का चांस नहीं है। तो इंडियन लॉ पे आते हैं। तो इंडियन लॉ क्या बोलता है? तो हमारा इंडियन लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का नहीं फॉलो करता है। इसमें हमारा जो है वो हम लीनियंट व्यू ही लेते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 6 में इम्बाइब्ड है। तो इसमें जो रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस लॉ आया था, इसमें क्या हुआ था कि जो नेबर्स थे एक कोर्टयार्ड में किसी ने ऐसे गन शॉट की आवाज़ सुनी और उसके जो नेबर्स थे वो भाग कर आए जो वुमेन के पास, और उन्होंने देखा कि वुमेन इज डाइंग एंड द डाइंग वुमेन सेड कि इस अक्यूज ने मुझे ऐसे गोली मारी है। तो दैट द स्टेटमेंट ऑफ द डाइंग वुमेन टू द नेबर्स वॉज कंसिडर्ड एज रेस जस्टिस। तो सो ये सिमिलर ही केस लॉ है विद जो कि हमारा रटन वर्सेस आर में 1971 का इंग्लिश केस लॉ था। उसी के बेसिस पे हमारे जो इंडियन लॉ है उसी को सपोर्ट करता है और उसी के बेसिस पे जजमेंट्स पास करता है। ठीक है, एंड लेटर ऑन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है इन वेरियस जजमेंट्स, इन्होंने बहुत सारे केस लॉज में यही बोला है कि अगर टाइम पीरियड मैटर नहीं करता है, ठीक है, टाइम पीरियड बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बट व्हाट इज द मूड टेस्ट टू डिटरमिन कि वो रेस जस्टिस है या नहीं है, यही है कि कोई भी टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए टू फैब्रिकेट और कॉन्कॉक्ट। ठीक है, कुछ भी अगर हल्का सा भी चांस है कि वो इंसान फैब्रिकेट कर सकता है, अपनी स्टेटमेंट को मोल्ड कर सकता है, ठीक है, कुछ और स्टेटमेंट दे सकता है किसी और को फंसाने के लिए कि मैं तो मर ही रहा हूँ, किसी और को भी फंसा देता हूँ, तो that won't be considered as res gestae if there is a time for fabrication or concoction. ऑब्वियसली ये जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो हर जो केस लॉ है उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के ही कोर्ट को पता चलेगा कि इज दिस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेस जस्टिस और नॉट। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑलवेज। सो जो ये पार्ट है, नो डाउट ये हमारा थोड़ा एम्बिग्यूटी तो है इसमें, क्योंकि कोई हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास था या टाइम नहीं था, बट ऑब्वियसली देन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इट इज़ अ कोर्ट्स ड्यूटी टू डिटरमिन कि उसके पास टाइम था या नहीं था, अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी। ठीक है, लेटर ऑन सो हमें बताना है कि टेस्ट जो है जो अप्लाई करते हैं ट्रांजैक्शन के वो क्या है। सो सेटल लॉ तो यही है कि जो भी
एक्शंस या फिर जो भी वर्ड्स बोले गए हैं दे शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। बट ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कब बनेंगे, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है वो आगे दिए गए हैं कि एक तो उसकी प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, कि क्लोजनेस ऑफ टाइम होनी चाहिए, इतने टाइम चाहे जितना मर्जी हो, आधा घंटा हो सकता है, जितना मर्जी टाइम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जनरल ट्रांजैक्शन में डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेसेस हो सकते हैं, तो दूर दूर के टाइम पे भी हो सकते हैं, बट इट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि वो इतने टाइम के बीच बीच में होना चाहिए कि कोई भी चांस ही ना हो कि कुछ फैब्रिकेट कर दिया जाए, ठीक है, कुछ भी पैडिंग वगैरह कर दी जाए या फिर कुछ भी कॉन्कॉक्ट कर दिया जाए, तो उसका चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि जो प्लेसेस है, अगर वो जर्नल ट्रांजैक्शन है, अगर डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहा है तो उन प्लेसेस में भी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, ठीक है, उनमें इतना वो होना चाहिए। प्रॉक्सिमेट का मतलब है कि इतनी क्लोज होने चाहिए कि उसके बीच में जो भी इंटरवल पड़ रहा है वो इतना इंटरवल ना हो कि कुछ भी चेंज किया जा सके, ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, सेम, ठीक है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। कुछ भी जो अगर हमने देखा है ना, जैसे लिमिटेशन एक्ट में अगर कुछ भी ब्रेक लग जाता है किसी भी टाइम इंटरवल पर, तो वहीं पे हमारा लिमिटेशन पीरियड ब्रेक हो जाता है। वैसा ही ये है कि अगर कहीं पे भी ट्रांजैक्शन में एक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वहां पे कहीं पे इंटरवल आ जाता है, कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है, तो हमारी पूरी ट्रांजैक्शन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो रेजिस्ट्री का पार्ट नहीं रहेगा। एंड देयर मस्ट बी कम्युनिटी ऑफ पर्पस। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, फॉर इंस्टांस हमारा जो कॉन्स्पिरेसी का ट्रांजैक्शन चल रहा है, कहीं किसी ने कहीं से बॉम्ब लिया और वो बॉम्ब किसी को ट्रांसफर किया कहीं और प्लेस पे, और वो जो ट्रांसफर किया, अभी सबका जो कम्युनिटी ऑफ पर्पस है एक है कि हमें कॉन्स्पिरेसी करनी है ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, तो एक जो कम्युनिटी ऑफ पर्पस है, एक डायरेक्शन है वो होनी चाहिए जो उसको एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बनाती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 157 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है, जो कि अब 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। सो बेसिकली इसको याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कॉरोबोरेट करते हैं। जो भी विटनेसेस दे रीच द स्पॉट, ठीक है, जो भी बाई स्टैंडर्ड्स थे जिन्होंने जो कि ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, उनका जो कॉरोबोरेशन है वो रहेगा हमारा सेक्शन 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अभी आपको सेक्शंस याद करने स्टार्ट करने ही पड़ेंगे बिकॉज फ्रॉम 1 जुलाई इटसेल्फ इट्स बीइंग enforced। तो लेट्स बिगिन द जर्नी नाउ ऑनवर्ड्स। तो सब सेक्शंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डाले हैं, तो आपको वैसे ही सेक्शंस याद करने हैं। एंड क्योंकि अब जो भी आगे वाले एग्जाम होंगे उसमें बोथ द एक्ट्स विल बी कमिंग, तो आपको दोनों सेक्शंस ही याद होने चाहिए। प्रीवियस सेक्शंस तो आपको ऑलमोस्ट याद ही होंगे, जो हमारे जो न्यू है वो हम धीरे धीरे करके याद कर लेंगे, हो जाएगा, हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आया है इट इज अलेज्ड कि जो इंजर्ड है, अब इस केस की बात हो रही है, ठीक है, जो भी इंजर्ड है उसने विटनेस को बताया, जब उसने विटनेस को बताया कि मेरे को अक्यूज ने गोली मार के और वो भाग गया है, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में अलेज किया गया है, ठीक है, तो हमें बताना है कि वो पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे इसका, पहले तो हम पूरी जर्नी दिखा दी है कि ये सब है, इस पार्ट्स ये केसेस हैं, और इस दौरान हम उसको रेजिस्ट्री बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऐसे सिमिलर केसेस एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का या फिर दूसरे कोर्ट्स का क्या टेक है, अगर वो टेक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या ये रेजिस्ट्री का पार्ट है या नहीं, क्योंकि उन्होंने अलेज किया है कि जब उसने बताया तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तो इसका मतलब है कि वो रेजिस्ट्री नहीं रहा, बट ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो लेट अस सी। तो सबसे पहले जो हमारा ये केस लॉ है महेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें क्या बोला है कि जो स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन है ना वो बाद में आए थे, ठीक है, और उन्होंने जो बाई स्टैंडर्स थे या ऑन लुकर्स थे जो वहां पे थे ऑन द स्पॉट, उनसे सुना था कि वो इंसान उसका मर्डर हो गया है या फिर मतलब जो भी है, तो वो एक्चुअली जो
हियर से का भी हियर से हो गया है, ठीक है। तो वहां पे कॉन्कॉक्शन का चांस है, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। वहां पे कोई इंसान खड़ा है, कोई दूसरा इंसान आ रहा है, अगर वो उससे पूछेगा कि क्या हुआ है, तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि वो बंदा झूठ बोल सकता है, ठीक है। कॉन्कॉक्शन का चांस है, तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो दिस विल नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रेस्ट जस्टिस, ठीक है। तो दिस वाज इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि वो जो बाय स्टैंडर इंसान जो बोल रहा था, दैट वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दिस रेस्ट जस्टिस, बट इट वुड बी कंसिडर्ड एज हियरसे, ठीक है। तो वो बिल्कुल हियरसे था, तो इट वाज नॉट मेड एडमिसिबल। सिमिलरली हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है हमारा सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो इसमें ये हुआ था कि इसमें बोला गया था कि सारे जो स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट्स है ना, वो मतलब ऐसे तो कुछ भी स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि उसके बाद बोला गया, एकदम से बाद बोला गया, कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। वो सारे स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। हमारा टेस्ट ये है कि वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द स्टेटमेंट इतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए कि वो ट्रूथ जैसी हो, कि वो सच हो। हम कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला इंसान बोल दे कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, क्योंकि इतने टाइम पे वो सोच ही नहीं सकता था, सोचने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो एवरी स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट हम नहीं अलाउ कर सकते टू बी मेड एडमिसिबल। हाउएवर जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द स्टेटमेंट है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो गारंटी कर रही है कि यही सच है, ठीक है, एंड नॉट मेयरली क्योंकि वो अटर की गई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऐसे तो ट्रांजेक्शन में बहुत सारी स्टेटमेंट्स अटर की जा सकती है, बट इट मस्ट बी सो स्पॉन्टेनियस कि इट गारंटीज द ट्रुथ। तो हमारी जो लाइन इंपॉर्टेंट है ये, spontaneity of the statement which guarantees the truth and not merely it was uttered in the course of transaction। तो ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट ये है स्पॉन्टेनिटी वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट केस है उसका हमें बताना है कि जो ये प्रेजेंट केस है ना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वो तो स्पॉन्टेनियस थी, क्योंकि जो जब वो PW1 और PW2 वहां पे पहुंचे, नो डाउट वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बट स्पॉन्टेनियसली उसने एकदम से उसे बताया कि वो इंसान मेरे को मार के भागा है। तो देयर वाज नो चांस बीइंग द स्टेटमेंट कॉन्कॉक्टेड, ठीक है। तो इट फुलफिल द इंटायर जो भी इंग्रेडिएंट्स है विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो देयर वाज नो चांस ऑफ फैब्रिकेशन इटसेल्फ, डिस्पाइट जो पीपल थे वो दे हैड गैदर्ड एट द सीन ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो दिस वाज सो स्पॉन्टेनियस, सो कंटेम्परेनियस एंड देयर वाज नो चांस। एंड ऐसा नहीं था कि वो मेयर एक नरेशन था ऑफ द प्रायर इवेंट, बट इट वाज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इटसेल्फ। अगर वो मेयरली नरेट करता कि अगर कोई और वहां पे जो बाई स्टैंडर है, अगर वो नरेट कर रहा होता उस इंसान को, PW2 को, कि अरे भाई यहाँ पे तो ये हुआ है, तो वो हियर से होता, तो वो हम पार्ट नहीं मानते रेस्ट जस्टिस का, तो वो मियर हियर से होता, ठीक है, वो एक्सेप्शन में नहीं आता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो PW1 जो है वो एन से, जो कि विक्टिम है, उसी से पूछ रहा है, और उसी टाइम पे जब ही उसको गोली लगी तो, और वो जो उसका नेफ्यू था भाग गया था, उसी टाइम पे वो स्टेटमेंट दे रहा था। तो जो स्टेटमेंट थी ऑब्वियसली दैट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द होल ट्रांजैक्शन, एंड ऐसा नहीं था कि वो कॉन्कॉक्ट कर सकता था। तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन का पार्ट है, एंड इट विल बी कमिंग अंडर सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो रेस्ट जस्टिस का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप कंक्लूड कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर केस लॉस एंड एनालाइजिंग द इंटायर केसेस, एंड आपको कीवर्ड्स उठा के बताना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती है कि पहले वो इंटायर फैक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसमें से वो कीवर्ड्स उठाते हैं कि मूट प्रोपोजिशन क्या है, मूट बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, किस मुद्दे पे हमें डिस्कस करना है, वो उठा के उसके बाद उस केसेस डिस्कस करते हैं जो सिमिलर केसेस हैं, और उसके बेसिस पे बताते हैं कि इस केस में ये स्टांस लिया गया था और ये सिमिलर केस में कैसा स्टांस लिया जाना चाहिए और ये रिजल्ट होना चाहिए। तो आपको एक जजमेंट के जैसे ही आपका मूड प्रोपोजिशन कंक्लूड करना है, एंड दैट विल बी एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।